चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। ढाका पहुंचते ही विदेश सचिव मिस्री का सख्त संदेश, पहले हिंदुओं की सुरक्षा तय करे बांग्लादेश सरकार। AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। PM मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज का करेंगे दौरा, महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लेंगे जायजा। कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा का निधन, प्रियांक खरगे ने जताया दुख। पश्चिम बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए, TMC विधायक ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरा करने के लिए नई व्यवस्था, हर 2 गांव के लिए 1 पद पर होगी तैनाती। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन, बिजनेसमैन ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। संजय राउत के विधायक भाई ने की इस्तीफे की पेशकश, बोले अब दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। इजरायली सेना ने असद के भागते ही सीरिया में मचाई तबाही, गोलान हाइट्स पर किया कब्जा, भड़क गए मुस्लिम देश। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने भारी हथियारों से किया हमला, 3 सुरक्षा कर्मियों की हुई मौत। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। ढाका पहुंचते ही विदेश सचिव मिस्री का सख्त संदेश, पहले हिंदुओं की सुरक्षा तय करे बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह मुद्दा सख्ती से उठाया। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन, बिजनेसमैन ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। दोस्तों धर्मेंद्र अपनी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी गरम धर्म ढाबा को लेकर कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा यह समन जारी किया गया है। दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने कोर्ट में धर्मेंद्र पर आरोप लगाया कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद, मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए, TMC विधायक ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि रामलला की स्थापना मंदिर निर्माण के साथ ही कर दी गई थी, लेकिन दूसरी ओर बाबरी मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसी बीच पश्चिम बंगाल TMC विधायक ने पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए मैं 1 करोड़ रुपए दान करूंगा। उन्होंने कहा 6 दिसंबर 2025 से पहले ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की स्थापना का काम शुरू हो जाएगा। TMC विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 34% मुसलमान हैं। उनकी जो भावना है और उनकी जो पश्चिम बंगाल में सिर ऊंचा कर जीने की तमन्ना है, जो अधिकार है, उसके लिए मैं यहां से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। इजरायली सेना ने असद के भागते ही सीरिया में मचाई तबाही, गोलान हाइट्स पर किया कब्जा, भड़क गए मुस्लिम। बताते चले दोस्तों कि इजराइल और सीरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 50 साल बाद इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर घुसपैठ की है और गोलान हाइट्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इजरायली टैंक अब सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीकी देखे जा रहे हैं। इस कदम ने पूरे मुस्लिम विश्व को भड़का दिया है और सऊदी अरब, कतर और इराक जैसे देशों ने इजराइल की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी बीच AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार चुना गया। OIC ने एक्स पर ऐलान करते हुए कहा कि MCD पार्षद ताहिर हुसैन AIMIM में शामिल हो गए हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। PM मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज का करेंगे दौरा, महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 यानी शुक्रवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वह महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे।
करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में रेलवे द्वारा महाकुंभ के लिए की गई तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे और रेलवे से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने भारी हथियारों से किया हमला। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग आतंकी हमलों में से कम 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी सरदार रिंद ने बताया कि आतंकवादियों ने शनिवार को डुग्गी जिले में एक कोयला खदान के पास एक जांच चौकी पर हमला किया, जिसमें फ्रंटियर कोर के 2 सैनिक मारे गए और 3 अन्य जवान घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने घंटों तक चलते हमले के दौरान रॉकेट, ग्रेनेड और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमलावर मारे गए और घायल भी हुए। हालांकि आतंकियों की सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा का निधन, प्रियांक खरगे ने जताया दुख। दोस्तों कर्नाटक के पूर्व सीएम और कद्दावर कांग्रेस नेता रहे एस.एम. कृष्णा का मंगलवार यानी 10 दिसंबर सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार को 2:45 पर बेंगलुरु में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उन्होंने 11 अक्टूबर 1999 और 20 मई 2004 के बीच कर्नाटक के सीएम के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वो 6 दिसंबर 2004 और 8 मार्च 2008 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ राजनेता काफी समय से बीमार थे। उनके निधन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और प्रियांक खरगे समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। वहीं बता दें कि प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री एस.एम. कृष्णा के निधन से गहरा दुख हुआ। एक मुख्यमंत्री और नेता के रूप में उन्होंने राज्य और राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने कर्नाटक की प्रगति को आकार दिया और बेंगलुरु के लिए उनके कारपोरेट दृष्टिकोण ने उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरी करने के लिए नई व्यवस्था, हर 2 गाँव के लिए एक पद पर होगी तैनाती। दोस्तों राजस्व परिषद ने लेखपाल की कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 गांव में एक लेखपाल की तैनाती की जाएगी। राजस्व परिषद ने अमीन संघ के साथ बैठक करके अमीनों से इस व्यवस्था को लेकर चर्चा भी कर ली है। फिलहाल कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। वर्तमान में लेखपालों के 30,800 पद स्वीकृत हैं। इसकी तुलना में केवल 23,000 लेखपाल ही तैनात हैं। बता दें कि प्रदेश में 1,10,000 गाँव हैं। नतीजतन गाँव की संख्या के हिसाब से राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए अमीनों से लेखपाल का काम लेने का फार्मूला राजस्व परिषद से निकाला है। देश भर में अमीनों के 9,049 में से 5,000 पद ही भरे हैं। 4,049 पदों को भरा जाना है। इसी प्रकार अनुसेवकों के 9,554 पदों में से 5,000 पद ही भरे। इस संदर्भ में बीते दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई विभाग की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरने की योजना पर मंथन किया गया था। राजस्व परिषद की तरफ से रिक्त पदों को जल्द भरने का प्रस्ताव शासन को दिया गया है। फिलहाल अमीनों के साथ एक अनुसेवक की भी तैनाती की जाती है, इसलिए अमीन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा ने बताया कि बीते दिनों राजस्व परिषद प्रबंधन के साथ हुई बैठक में मंथन किया गया है। कई जिलों में वसूली का काम काफी कम रह गया है, इसलिए इन जिलों में अमीनों व अनुसेवकों से राजस्व परिषद द्वारा लेखपाल या अन्य काम भी लिए जा सकेंगे। इसके लिए विभाग की तरफ से 3 अमीनों व अनुसेवकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर परिषद यह व्यवस्था लागू करने में सफल हो जाता है तो लेखपालों की कमी पूरी की जा सकती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। संजय राउत के विधायक भाई ने की इस्तीफे की पेशकश, बोले अब दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल सुनील राउत ने चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम के द्वारा जारी नतीजों पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि अगर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव हो तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार है। संजय राउत के भाई सुनील राउत विक्रोली से विधायक हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अपनी चुनावी जीत पर भी सवाल खड़े किए हैं।
सुनील राउत ने लिखा है कि महाराष्ट्र के नतीजे अविश्वसनीय हैं। उन्हें खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों के अंतर से जीतना चाहिए था, लेकिन केवल 16,000 वोटों के अंतर से जीत